जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, सभी डीएलएड के स्टूडेंट काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, है ना। लगभग एक सप्ताह से भी क्लास नहीं आया है, तो आज फाइनली लेकर आए क्लास। बीच में थोड़ा सा घर में जो है काम वगैरह वैसा लग गया था कि हम क्लास नहीं डाल पा रहे थे। खैर कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू चलेगा आपसे। देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लास था आपका हिंदी का, होमवर्क ये रहा। और अब हम लोग जो देखने वाले हैं, अगला क्लास है साइंस का। ठीक है, देखिएगा, हिंदी का होमवर्क के रूप में पूछे थे आपसे कि पुरातन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो कहिएगा सर, पुरातन का मतलब क्या होता है? पुरातन माने होता है पुराना, है ना। तो प्राचीन माने भी पुराना ही होता है, यहाँ पर पुराना भी वही होता है। देखिए, इसका सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर, पुराना का सबसे सटीक आंसर यहाँ पर नवीन दे रखा है सर। नवीन माने क्या होता है? नवीन माने होता है नया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पुरातन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी, नवीन हो जाएगा। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अच्छा, राइट आंसर करने वाले में से है काजल, ज्योति, रूना, रानी, फरहीन, संस्कृति, प्रेरणा, निकेश, आरती, बिट्टू और तुलसी। ठीक है, ये सारे लोग जो हैं करेक्ट आंसर किए हैं। देखिएगा, यहाँ से हम लोग करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। कॉपी पेन लेकर के बैठिए और सेट लगाना शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। बताइएगा, लाइपेज के वसा के जलीय अपघटन। देखिए, लाइपेज हमारे शरीर से रिलीज होता है जब हम खाना वाना खाते हैं, तो लाइपेज किस चीज़ को पचाने में मदद करता है? वही ये कार्य है। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, लाइपेज जो है हमारे शरीर में वसा के पाचन में सहायक होता है। किसके पाचन में? वसा के पाचन में। तो वही कार्य है सवाल कि वसा के जलीय अपघटन, जब ये वसा को पचाता है तो किस किस में तोड़ देता है? तो भाई ध्यान रखिएगा, ये किस में तोड़ता है? वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। वसी अम्ल और ग्लिसरॉल लास्ट में जा करके देखिएगा, जो इलियम वाला भाग होता है वहाँ से इसको जो है अवशोषित कर लिया जाता है हमारे शरीर के द्वारा। तो सवाल पूछ रहा है कि लाइपेज जो वसा को तोड़ता है तो तोड़ करके किस रूप में ये डिवाइड करके अलग करता है? तो वसी अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में तोड़ता है। बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर। तो ये कहता है कि एक संग्रथित फल का उदाहरण यहाँ पर आपसे पूछा गया है। बताइए, कहिएगा सर, संग्रथित फल किसको कहते हैं? भाई मेरे ध्यान रखिएगा, संग्रथित फल उसको कहते हैं जो फूलों के समूह से निर्मित हो, है ना। फूलों के समूह से निर्मित फल को, जैसे आप देखिएगा शहतूत आप लोग देखे होंगे, उसके कई सारे छोटे 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 पहले फूल ही आते हैं और फूल ही धीरे धीरे क्या होता है, फल के रूप में बन जाता है ना। दाने दाने के रूप, दाने दाने के जैसा होता है। आप लोग अगर गांव में आपके नहीं है तो गूगल वगैरह पे आप सर्च करके देखिएगा, उसी प्रकार से ये जो है पहले फूल इसका छोटा छोटा होता है और फूल ही धीरे धीरे फल बन जाता है। तो वही ये करे, संग्रथित फल का मतलब ये होता है कि कई सारे फूलों के समूह से जब कोई फल का निर्माण हो तो उसे हम लोग संग्रथित फल कहते हैं। शहतूत यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी संग्रथित फल के कुछ उदाहरण हैं। इसको तो एक और नाम से जाना जाता है, कहिएगा सर बहुल। ठीक है, बहुल फल भी कहा जाता है या संग्रथित फल भी कहा जाता है। इसके उदाहरण लिखिएगा, एक तो आपका शहतूत हो जाएगा। इसके अलावा आप लिख लीजिए अनानास। अनानास में भी मेरे भाई इसी का उदाहरण है। इसके अलावा अंजीर लिखिएगा, अंजीर। शहतूत आपको बता दी। एक लिखिएगा ब्रेड फ्रूट, एक लिखिए ब्रेड फ्रूट, और एक लास्ट लिखिएगा ऑसेज ऑरेंज नाम का एक फल होता है, ऑसेज ऑरेंज। ऑसेज ऑरेंज, ठीक है, ऑसेज ऑरेंज। तो ये सारे जो हैं संग्रथित फल या फिर बहुल फल के ही उदाहरण हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर कहिएगा सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आइए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर। कहता है कि जल रोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया? जल रोधक रेनकोट, वही रेनकोट जो बाइक वगैरह है ना, बाइक वगैरह पे लोग पहन करके चलते हैं बारिश वगैरह के समय में, देखे होंगे आप सब लोग। तो वही जल रोधक, माने कि उसके अंदर जल ना घुस जाए तो जल रोधक बोलते हैं उसको। तो रेनकोट का आविष्कार किया किसने था? तो भाई मेरे नाम याद रखिएगा, चार्ल्स मैकिन्टॉश। कहिएगा सर ये चार्ल्स, देखिए चार्ल्स तो नाम आप याद रखना ही आपको नहीं है, सीधा आप मैकिन्टॉश याद रखिए। रेनकोट से मैकिन्टॉश। एक ट्रिक हम यहाँ पर लगा देते हैं आप सभी के लिए, जैसे दिमाग ये एक इमेजिन कीजिए कि रेन कोट, यानी कि रेन कोट पहन करके कोई जो है जो कि टॉस उड़ाता है ना गेम में, क्रिकेट के मैच में कौन होता है? एम्पायर ना। तो दिमाग लगाइएगा कि एम्पायर क्या कर रहा है, रेन कोट पहन करके बारिश के समय में टॉस उड़ा रहा है। देखिए यहाँ पर है, तो रेन कोट टॉस, रेन कोट टॉस। इस प्रकार से आप ट्रिक लगा करके याद रख सकते हैं। ठीक है ना, वैसे बारिश में मैच हो नहीं सकता है क्रिकेट का वाला, लेकिन ये सिर्फ आइडिया दे दिए, इस प्रकार से आप इमेजिन करके जो है याद रख सकते हैं। आइएगा अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल आपका कि क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार क्या होता है, ये पूछ रहा है। बताइए,
तो भाई मेरे ये डायरेक्ट याद रखिएगा आप, क्लासिकल भौतिकी के नियम सिर्फ उन्हीं कणों पर लागू होता है जिनका आकार कहिएगा सर 10⁻⁻8 मीटर से बड़ा हो। तो बड़ा को किस प्रकार से डिनोट करते हैं, ग्रेटर देन से, इस प्रकार। और ये लेस देन हो गया। तो इधर देखिए बड़ा छोटा आप ग्रेटर लेस उतना आप दिमाग में नहीं रखना है, आप बस इतना दिमाग रख लीजिए कि जिधर ये मुंह खुला हुआ है वो बड़ा होगा हमेशा, ठीक है, वो क्या होगा, बड़ा। और इधर वाला जो है छोटा मुंह जिधर है ये भी कट का इधर हो जाता है छोटा। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी बी वाला हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम इसको कैसे बोल सकते हैं, तो 10⁻⁻8 मीटर से जो भी कण क्या हो, कहिएगा सर जी बड़ा हो। देखिए इधर इधर बड़ा है ना, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बड़ा है, इधर देखिए तो इधर मुंह इसका खुला हुआ है। हाँ, तो कहिएगा 10⁻⁻8 मीटर से जो भी कण बड़ा हो वही ये क्लासिकल भौतिकी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। याद रखिएगा क्लासिकल भौतिकी के नियम सिर्फ उन्हीं कणों पर लागू हो सकता है जिनका आकार जो है 10⁻⁻8 मीटर से बड़ा हो। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। करेक्ट आंसर बी होगा, इसको याद रखिएगा आप डायरेक्ट, ठीक ना, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। आइए तो अगले क्वेश्चन पर, कह रहा है कि कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है वह किस अवस्था में हो सकता है, उसके बाद वो किस अवस्था में आएगा वो आपको यहाँ पर दिखाना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट होगा ये बताना है। तो भाई मेरे दिमाग लगाइए, सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है, कार के पहिए के बारे में बात कर रहा है। तो पहिया सबसे पहले किस स्थिति में रहेगा, कहिएगा सर जी जब कार खड़ी रहेगी तो उसका पहिया सबसे पहले स्थिर अवस्था में रहेगा। तो कौन सा हो जाएगा, कहिएगा सर स्थितिक घर्षण हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यही दोनों ऑप्शन होगा, ये दोनों कट गए, यानी ये दोनों तो होगा नहीं। अच्छा, स्थिर के बाद, स्थिर रहने के बाद कार क्या हो सकता है, धीरे धीरे जब गति में आएगा तो यानी उसका पहिया जो है वो भी धीरे धीरे गति करना शुरू करेगा। कहिएगा हाँ सर बिल्कुल सही है। तो उसके बाद कौन सा अवस्था हो जाएगा, कहिएगा सर जी स्थैतिक घर्षण के बाद गतिज घर्षण हो जाएगा, यानी जो पहिया में धीरे धीरे गति आना शुरू होगा वो आगे बढ़ना शुरू करेगा। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, वो जब घूमना शुरू कर देगा धीरे धीरे गति करके यहाँ पर आ गया, फिर धीरे धीरे इस प्रकार से फिर ये घूमने लगेगा और कार जो है पूरी तरह से आगे बढ़ जाएगा। यानी तब क्या होगा, जो पहिया है वो रोलिंग करना शुरू कर देगा। यानी पहले तो गति करेगा तब जा करके वो रोलिंग करेगा। यानी एक बार पूरी तरह से घूमने के लिए पहले तो गति करेगा तभी जाके तो वो एक बार पूरा घूमेगा ना, कहिएगा हाँ सर। तो रोलिंग घर्षण उसके बाद की स्थिति है। तो दिमाग लगाइएगा, पहले होगा स्थितिक घर्षण, फिर गतिज घर्षण, स्थिति के बाद तुरंत उसमें गति आएगा, गति आते के साथ वो रोलिंग करना शुरू कर देगा। समझ गए होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कहिएगा सर जी बी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर जो भी मेरे भाई बी लगाए थे आप बिल्कुल सही है। आइएगा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए हम स्क्रीनशॉट लगा करके क्वेश्चन सेट किए हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर इस प्रकार से होता नहीं है, लिखावट में बन नहीं पाता है, ये रूट वगैरह नहीं बन पाता, इसलिए इमेज ही यहाँ पर लगाए हैं। देखिएगा छठा सवाल कह रहा है कि ध्वनि की गति यदि v हो और माध्यम का घनत्व यदि p हो तो इसके मध्य का संबंध क्या हो जाएगा। कहने का मतलब सीधा है, ये जो है इसका फॉर्मूला ही पूछ रहा है, यानी ध्वनि की गति का फॉर्मूला क्या होता है। तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, जहाँ पर माध्यम का घनत्व दिया हो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सर जी v समानुपात 1/p का रूट होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, हो सकता है न्यूमेरिकल में भी काम दे दे, है ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। यहाँ पर समझिएगा, कह रहा है कि बैंगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का परास न्यूटन मीटर नहीं नैनोमीटर, सॉरी नैनोमीटर में कितना होता है ये आपको बताना है। बैंगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का परास, देखिए सवाल यहाँ पर तरंगदैर्घ्य शब्द ना दे करके कई बार आपको सिर्फ इस प्रकार से लैम्डा दे देगा और पूछेगा कि भाई बताइए बैंगनी प्रकाश के लैम्डा परास का मान जो है नैनोमीटर में कितना होता है। तो लैम्डा कहने का मतलब वही है कि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को ही लैम्डा से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो बताइएगा बैंगनी का यहाँ पर पूछ रहा है, तो कहिएगा सर जी बैंगनी के तरंगदैर्घ्य का जो है परास होता है वो नैनोमीटर में 380 से लेकर के 450 तक नैनोमीटर में होता है। ये नैनोमीटर में ही बेसिकली हमेशा जो है नैनोमीटर में ही पूछा जाएगा आपसे, बस ध्यान रखिएगा 380 से 450। सारे रंग का आपको याद नहीं करना है, आप बस इतना ध्यान रखिएगा बैंगनी जो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है इसलिए ये वाला पूछा जाता है, और जो लाल रंग जिसका कि सबसे अधिक होता है, कहिएगा सर जी लाल वाला का भी थोड़ा सा बता दीजिए। तो याद रखिएगा बैंगनी वाला 380 से 450 और लाल वाला मेरे भाई 620 नैनोमीटर, सॉरी बार बार न्यूटन मीटर में बोल दे रहे हैं, नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तक के बीच का उसका तरंगदैर्घ्य का परास का मान होता है लाल वाला, ठीक है ना। लाल वाला सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है तो 620 से 750 और सबसे कम होता है बैंगनी वाला 380 से लेकर के 450। इसके बीच का जितना भी कलर होता है वो इसी के बीच में आता है, बस ये सबसे कम वाला और सबसे ज़्यादा वाला दोनों ध्यान रख करके चलिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर ये कह रहा है कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी होता है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी होता है, तो कहिएगा सर जी सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, प्रकाशीय तंतु का उपयोग किया जाता है। ये प्रकाशीय तंतु सर होता क्या है, आप लोग मेले में गए होंगे तो देखे होंगे
इस प्रकार से एक जो है डब्बा बना हुआ होता है और उसके ऊपर जो है छोटा छोटा कई सारे छोटे छोटे तार प्रकार के निकले हुए होते हैं। नीचे आप जब लाइट जलाइएगा तो ऊपर देखिएगा यहाँ पर है ना, इसी तार में लगेगा, इसी यहाँ से लाइट पहुँच रहा है और वहाँ पर जा रहा है, तो वही होता है प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर इसी को इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना, ऑप्टिकल फाइबर इंग्लिश में। तो सवाल पूछा जाएगा कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है, तो प्रकाशीय तंतु है, तब तो आप यही लगाइएगा। यदि इसमें यंत्र का नाम दिया हुआ होगा तो यंत्र के रूप में आपको इंडोस्कोप मिल जाएगा। क्या कौन सा नाम? इंडोस्कोप। हिंदी में भी इंडोस्कोप इस प्रकार से इंडोस्कोप लिखा रहता है, ठीक है ना। तो दिमाग लगाइए, कौन सा कहिएगा सर जी? इंडोस्कोप। इसी का इस्तेमाल किया जाता है एक रोगी के शरीर में अंदर देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर अंदर जाकर के पूछा कौन से तंतु का यानी किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशीय तंतु का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये जो ऑप्टिकल फाइबर ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, एग्जाम में सवाल ये भी पूछा जाता है। तो भाई मेरे याद रखिएगा, कहिएगा सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर यह आधारित है। परावर्तन है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इस पर ये आधारित रहता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए हम लोग ऑप्टिकल फाइबर या फिर एंडोस्कोप यंत्र का उपयोग करते हैं, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो कह रहा है कि फियोफाइसी के सदस्यों को प्रायः डैश शैवाल कहते हैं। बताइए, फियोफाइसी के जितने भी शैवाल होते हैं इस सदस्य के, उसको किस शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो भाई मेरे हो जाएगा, कहिएगा सर जी फियोफाइसी को हम लोग कहते हैं भूरा शैवाल। यहाँ पर 3 प्रकार के शैवाल होते हैं, तीनों आपको बता देते हैं कलर में। एक होता है सबसे पहले हरा शैवाल, जिसको कि हम लोग क्लोरोफाइसी कहते हैं। अब क्लोरोफाइसी क्यों कहते हैं? तो कहिएगा सर इसमें क्लोरीन मिक्स होता है इसलिए कहते होंगे, तो बिल्कुल सही है। क्लोरोफाइसी से ध्यान रखिएगा, इसमें क्लोरीन मिक्स होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग हरा शैवाल इसको कहते हैं। एक होता है यहाँ पर आपका फियोफाइसी जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रखा है, फियोफाइसी है ना। तो फियोफाइसी को हम लोग क्या कहते हैं? कहिएगा सर जी भूरा शैवाल कहते हैं। एक होता है मेरे बाबू रोडोफाइसी। कौन सा? रोडोफाइसी। अब रोडो माने रेड माने लाल, तो ध्यान रखिएगा रोडोफाइसी मतलब लाल शैवाल होता है। तो याद रखना ज़्यादा हार्ड है नहीं, वैसे याद रख जाएगा ना। रोडो माने लाल हो गया, क्लोरो माने क्लोरीन है मिक्सर इसलिए वो हरा हो जाएगा, और फियोफाइसी माने भूरा शैवाल होता है, ये ध्यान रखिएगा। हरा शैवाल जो होता है ये मीठे पानी में बेसिकली पाया जाता है हमेशा, है ना, मीठे पानी में हरा शैवाल। लेकिन ये जो भूरा शैवाल और लाल शैवाल होता है ये लवणीय वाला जो पानी होता है ना, समुद्री जो खारे पानी होता है समुद्र वाला, तो समुद्र वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है फियोफाइसी और रोडोफाइसी। कहेगा सर इससे होता है क्या है? तो इससे भाई नमक वगैरह जो बनाया जाता है ना, इसी फियोफाइसी रोडोफाइसी नमक शैवालों से नमक का निर्माण होता है। ये जो है समुद्र में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। भूरा शैवाल को फियोफाइसी कहते हैं, लाल शैवाल को रोडोफाइसी कहते हैं, ये समुद्री इलाकों में पाया जाता है। और मीठा शैवाल जो कि क्लोरोफाइसी के नाम से जाना जाता है, मीठे पानी में पाया जाता है, मीठा शैवाल नहीं, है ना, वो हरा शैवाल होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए सत्य कथन कौन सा है? बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए। देखिए इससे भी रिलेटेड 3 तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो पहले आपको पूछेगा प्रतिचुंबकीय के लिए, तो प्रतिचुंबकीय के लिए चुंबकीय सुग्राह्यता का मान क्या होता है? तो कहिएगा सर जी ऋणात्मक होता है। प्रतिचुंबकीय में ऋणात्मक होता है और प्लस में क्या होता है? कम होता है चुंबकीय सुग्राह्यता का मान प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए। एक होता है आपका अनुचुंबकीय, यहाँ पर लिख लीजिएगा, नोट बनाए तो लिख लीजिए। अनुचुंबकीय में क्या होता है? तो भाई मेरे इसमें धनात्मक होता है और क्या होता है? कम होता है। और एक लास्ट होता है लौह चुंबकीय, जो कि यहाँ पर सवाल पूछ रहा है लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय में क्या होता है? चुंबकीय सुग्राह्यता का मान कहिएगा सर जी इसमें धनात्मक तो होता है लेकिन इधर अधिक होता है, अधिक कह लीजिए या फिर बहुत अधिक कह लीजिए। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। तो लौह चुंबकीय में धनात्मक या तो अधिक होगा, तो यहाँ पर कम कह रहा है सर, नहीं होगा। अधिक होगा, हाँ सर ये बिल्कुल से। यहाँ ऋणात्मक सर नहीं होगा। प्रत्यक्ष तापमान, इससे रिलेटेड ये वाला जवाब भी होगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक वाला आपका। एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता का मान क्या हो जाता है? तो कहेगा सर लिखा दिए हैं धनात्मक होगा और क्या होगा? अधिक होगा। तो धनात्मक तो सर नहीं है लेकिन अधिक दे रखा है, तो बिल्कुल बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम में अंदर जाता है तो क्या होता है? यानी जब प्रकाश है, सूर्य प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो होता क्या है? तो भाई मेरे देखिए नीचे से पढ़िए, क्या करे? उसकी तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है, बिल्कुल गलत है। तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, ठीक है। क्या हो जाता है? तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। यहाँ पर कह रहा नहीं बदलती, इसलिए वाला ऑप्शन गलत है। और जब तरंगदैर्घ्य बदल जाता है उस स्थिति में उसका वेग भी बदल जाता है। वेग कहने का मतलब यानी उसका गति भी बदल जाता है। तो यहाँ पर लिख रहा है उसकी गति नहीं बदलता, ये भी गलत है। फिर उसकी गति भी बदल जाता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो आगे कहता है कि उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता। तो
तो ये मेरे भाई बिल्कुल सही। उसकी आवृत्ति यानी उसकी जो फ्रेक्वेंसी होती है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। और यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कह रहा है उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आता है, गलत बात है, नहीं आता है। तो सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए ये भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं, बताइए। चक्रण क्वांटम संख्या, आप सभी लोग तत्व तो जानते हैं, कहिएगा हाँ सर। तत्व के अंदर परमाणु होता है, कहिएगा हाँ सर बिल्कुल होता है। तो परमाणु को भी बांटा गया है, कहिएगा हाँ सर बांटा गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो साइंटिस्टों ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन के भी 4 क्वांटम संख्या निर्धारित किया गया है कि कोई भी परमाणु है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या जो है निर्धारित किया गया है। आप लोग पढ़े होंगे N, L, M और S, कहिएगा हाँ सर पढ़े तो हैं। तो N क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। ये कितना होता है, कहिएगा सर जी 1 होता है। L को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं द्विगंशी। आप सभी लोग पढ़े होंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या, कहिएगा हाँ सर पढ़े हैं। इसका मान कितना होता है, कहिएगा सर जी 1 होता है। M को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसका भी मान कितना होता है, कहिएगा सर जी 1 होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग S से डिनोट करते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या, इसका मान कितना होता है, कहिएगा सर जी 2 होता है मेरे बाबू, याद रखिएगा। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि कुछ इस प्रकार से, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज यानी इस प्रकार से, है ना। आप सभी लोग पढ़े होंगे। तो ध्यान रखिएगा चक्रण क्वांटम संख्या के अधिकतम मान जो संभव है वो मेरे भाई 2 ही हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। ये 13 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम इमेज सेटिंग किए हुए हैं, देखिएगा। कह रहा है सवाल क्या, पढ़िएगा। कहता है कि एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्या कह रहा है कि एगो धातु है, धातु माने मेटल। तो यहाँ पर देखिए M दे रखा है, कहिएगा हाँ सर यही वाला मेटल है। बाकी क्या बच गया इधर, HPO4। तो आपको बाकी का ना संयोजकता आपको याद रखना होगा। तो देखिएगा जो फॉस्फेट का ग्रुप है ना, फॉस्फेट ग्रुप में 3 तरह के संयोजकता पाए जाते हैं। एक तो होता है PO4 का संयोजकता, इसका कितना होता है, कहिएगा सर जी 3 होता है, और आवेश का मान पूछ रहे तो माइनस में 3 होता है, ठीक है। एक होता है HPO4, है ना, हाइड्रोजन फॉस्फेट, HPO4, इसका कितना होता है, तो कहिएगा सर जी माइनस का 2 होता है। देखिए यहीं पर यही HPO4 वाला है ना। और अगला एक और होता है H2PO4, है ना, H2PO4, इसका कितना होता है, तो कहिएगा सर जी इसका होता है माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए हम लोग को कौन वाला देखना है, कहिएगा सर जी HPO4 कितना होता है इसका, कहिएगा सर जी माइनस का 2 होता है। तो इसको आप लोग जो है कहीं पर लिख लीजिए। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भाई मेरे HPO4 का संयोजकता जब यहाँ पर माइनस में 2 दे रखा है, तो इसका मतलब पक्का है कि इधर भी इसको स्थगित यानी कि स्थिर करने के लिए यहाँ पर जो इसका आवेश का मान होगा प्लस में 2 होगा। यानी कोई भी यौगिक तभी बनता है जब आवेश का मान 0 हो जाए। तो इस पर यदि आवेश का मान पहले से -2 है तो पक्का इधर जो है ये जो कोई धातु है वो +2 आवेश का मान लेकर के बैठा होगा। यानी इधर धातु का संयोजकता कितना हो गया, कहिएगा सर जी 2 हो गया। इस प्रकार से आप समझ गए, कहिएगा हाँ सर समझ तो गए हैं। तो भाई मेरे M का यहाँ पर कितना हो गया संयोजकता, कहिएगा सर जी 2 हो गया। अब कह रहा है कि इसका जो है तुलना कराओ क्लोराइड के साथ, यानी HPO4 को हटा दो और M के साथ आप क्लोराइड का तुलना कराओ। तो भाई मेरे क्लोराइड का संकेत क्या होता है, कहिएगा सर जी Cl होता है। अब इसका संयोजकता कितना होता है, इस पर आवेश का मान कहिएगा सर जी -1 होता है। हम लोग पढ़े हैं ना, क्लोरीन जब निकालिएगा तो उसका 1 संयोजकता निकलता है। क्लोरीन का मान, आवेश का मान इसके ऊपर -1 होता है। तो अब इन दोनों को जो हम लोग रिएक्शन कराएंगे और हम लोग जो है यौगिक का निर्माण करवाएंगे। तो किस प्रकार, M के पास पहले से ऑलरेडी +2 है और Cl के पास कहिएगा सर जी -1 है। अब किस प्रकार से होगा सर, यहाँ पर तो +2 है, यहाँ पर सर -1 है। तो ये M कहता है, जो यहाँ पर कोई धातु है, ये कहता है कि भाई तुम अपना एक काम करो, एक संख्या बढ़ा दो। यानी तुम्हारे पास, तुम खुद एक क्लोरीन हो, तुम एक और क्लोरीन ले आओ तो उसके पास भी कितना हो जाएगा, उसके पास भी माइनस हो जाएगा। यानी -1 -1 ये दोनों मिलकर के हमारे +2 को आराम से काट सकता है और हम लोग जो है स्टेबल हो जाएंगे। तो M क्या रहेगा, कहिएगा सर जी M तो M ही रह गया और यहाँ पर सर Cl 2 गो हो गया, तो इसीलिए कहते हैं MCl2। देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, कहिएगा सर जी MCl2 ऑप्शन सी में दे रखा है। तो इसी को जो ना सीधा गणितीय रूप में यानी ट्रिक के रूप में इतना दिमाग ना लगा करके सीधा कहा जाता है कि M के पास कितना, कहिएगा सर जी +2 संयोजकता, Cl के पास -1 संयोजकता। तो सीधा क्या किया जाता है सर जी, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 1 का गुना इससे कर दीजिए, इस 2 का गुना इधर कर दीजिए। तो M का गुना 1 के साथ करेंगे M बन जाएगा और Cl का गुना 2 के साथ करेंगे तो Cl2 बन जाएगा। MCl2 फिर भी निकल जाता है ना। तो ट्रिक के माध्यम से सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, लेकिन समझाने के लिए आपको बताती हैं कि क्यों संख्या उल्टा पुल्टा होता है ना।
तो करेक्ट आंसर मेरे भाई यहाँ पर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा MHPO4 यदि कोई फॉस्फेट का फार्मूला है, लेकिन यह वहीं यदि इस धातु को हम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो MCl2 बन जाएगा। चलिएगा, उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इमेज वाला ये यहाँ पर कह रहा है कि किसमें sp संकरित कार्बन है, बताइए किसमें sp संकरित कार्बन है। कहिएगा सर जी sp संकरित कार्बन किसको कहते हैं, तो समझिएगा, इसको भी थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। जहाँ पर सबसे पहले आपको सिंगल बॉन्ड दिख जाए, जैसे CH4, यहाँ पर देखिए CH4 लिखा हुआ है, कहिएगा हाँ सर, यानी C इस प्रकार से बनेगा और चारों तरफ HH का जो है अपना अपना एक बॉन्ड ले जाएगा। इसका भी 4 बॉन्ड, C हमेशा 4 बॉन्ड इसको चाहिए, हाइड्रोजन को भी एक एक बॉन्ड चाहिए, तो इसका भी एक बॉन्ड पूरा हो गया, सबका एक एक बॉन्ड, और इसको जो है कुल मिलाकर के 4 बॉन्ड पूरा हो गया, कहिएगा हाँ सर। तो जहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड दिख जाए ना, वहाँ पर हम लोग कहते हैं कौन सा संस्करण, यानी संकरण कौन सा बोलेंगे, कहिएगा सर जी sp3 संकरण इसको कहेंगे। क्या कहेंगे, sp3 संकरण। तो यहाँ पर हमको sp3 नहीं कर रहा है, sp संकरण पूछ रहा है। अच्छा, उस पर भी आते हैं। अच्छा, एक होता है sp2 संकरण, कहिएगा सर जी sp2 संकरण किस में होता है, तो बिल्कुल मेरे भाई जिसमें 2 डबल बॉन्ड जिसमें बनता हो, यानी इधर हो CH2 इधर हो CH2, बीचवा में क्या हो, कहिएगा सर जी डबल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्ड जैसे ही दिख जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, sp2 संकरण कहते हैं। अब बच गया sp संकरण, तो हाँ sp संकरण किस में होता है, कहिएगा सर जी जिसमें 3 गो बॉन्ड दिख जाए उसको हम लोग कहते हैं sp संकरण। किस ऑप्शन में दिख रहा है, कहिएगा सर जी यहीं तो दिख रहा है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है ना, तो इसमें हो जाएगा sp संकरण। इसको याद रखेगा, ठीक है, तीनों में से कोई सा भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। sp3 में सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, sp2 में डबल बॉन्ड होता है, और sp में यानी सिंपल sp होता है तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। फंस जाता है स्टूडेंट कहाँ पर, पता है, sp3 में 3 बॉन्ड वाला लगा देता है, वहीं पर गलती हो जाता है। यहाँ पर 3 बॉन्ड है तो ध्यान रखें वो sp संकरण वाला होता है, ठीक है ना, और जहाँ पर ये sp3 है उसमें सिंगल वाला होता है, और 2 वाला जहाँ पर है वो तो 2 सिंपल है, फिक्स है, ठीक है ना, ये दोनों में अपोजिट होता है, वहीं पर स्टूडेंट गलती करता है, इसको याद रखिएगा डायरेक्ट। आइए तो अगले क्वेश्चन पर, इसको थोड़ा बड़ा कर रहे थे हम लोग। कहता है कि H बम इस पर आधारित है, यानी हाइड्रोजन बम कहने का अर्थ है यहाँ पर, H बम माने हाइड्रोजन बम। कहेगा सर जी हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर है, सर जी बहुत ही खतरनाक होता है। तो नाभिकीय संलयन किस ऑप्शन में है, कहिएगा सर जी यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन बी में। तो बिल्कुल मेरे भाई बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाभिकीय संलयन पर जो है हाइड्रोजन बम आधारित है, और नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित है, ठीक है। यदि आपसे परमाणु बम वाला भी पूछा जाए तो वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। भाई जहाँ पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं काफ़ी पसीना हो रहा है यहाँ पर, है ना, हवा वगैरह है नहीं, पंखा है नहीं, क्योंकि पंखा ऑन करेंगे तो ये पंखे का जो है ना आवाज़ यहाँ पर आपके माइक में आने लगेगा, इसलिए हम पंखा नहीं चला रहे हैं। खैर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों की के कारण होता है। यहाँ पर थोड़ा सा सब जो है गलत तरीके से लिख दिया गया है। यहाँ पर सवाल कहना ये चाह रहा है कि एक कोई पृष्ठ है ऊपर, ठीक है, और नीचे भी एक कोई पृष्ठ है, दोनों आपस में सटा हुआ है, दोनों आपस में यहाँ पर क्या हो रहा है, कहिएगा सर जी घर्षण की घटना हो रही है। तो घर्षण की घटना तभी संभव है जब दोनों जो है कि पृष्ठों में अनियमितता, कहने का मतलब सर क्या है, इसका पृष्ठ उबड़ खाबड़ हो, इसका भी पृष्ठ उबड़ खाबड़, दोनों में एक दूसरे में मैच ना करे, लेकिन फिर भी हम जो है उसमें सटाए जा रहे हैं, वहीं पर घर्षण वाला घटना होता है। तो बिल्कुल सही है। चिकनाई वाला जहाँ पर फिसल जाता है वहाँ पर घर्षण कहाँ होता है ना, वहाँ पर घर्षण का घटना कम हो जाता है, यानी घर्षण वहाँ पर कम हो जाता है। तो घर्षण फुली रूप से यानी अधिकतम रूप से तभी हो सकता है जब अनियमितता हो, यानी उसके पृष्ठ में अलग अलग तरह से अणु जो है चिपके हुए हों, है ना, और नियमितता वाला जहाँ पर केस हो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। घनत्व वगैरह से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं घर्षण का, ध्यान रखिएगा, ठीक होता है इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से सवाल पूछ रहे हैं उस हिसाब से आपको अनियमितता पर जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि श्वेत फास्फोरस में इस जैसी गंध आती है, किस जैसी, इस माने किस जैसी गंध आती है, श्वेत फास्फोरस में किसके जैसा गंध आता है। तो भाई मेरे याद रखिएगा, श्वेत फास्फोरस में हमेशा लहसुन के जैसा, लहसुन आप लोग सुने हैं ना, लहसुन के जैसा गंध आता था पहले श्वेत फास्फोरस, अभी भी यूज होता है श्वेत फास्फोरस जो अलग अलग वर्क में यूज होता है। पहले माचिस की डिब्बी पर आता था श्वेत फास्फोरस, उससे क्या होता था, रखे रखे वो कमरे के ताप पर भी जो नॉर्मल ताप है ना उस पर वो आग पकड़ लेता है। श्वेत फास्फोरस काफ़ी ज्वलनशील पदार्थ होता है श्वेत फास्फोरस। तो इसीलिए अब देखिएगा माचिस में रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है, लाल फास्फोरस वाला। माचिस का तीली देखिएगा तो लाल वाला मिलेगा ना, अक्सर लाल वाला मिलता है, काला वाला भी मिलता है, लेकिन श्वेत फास्फोरस का यूज अब नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील होता था। उसका जो है महक जो होता था, गंध जो होता था वो लहसुन के जैसा होता था। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अभी भी यूज होता है लेकिन अलग वर्क में होता है, माचिस वगैरह में यूज नहीं होता है। आइएगा अगले क्वेश्चन पर, कहता है कि फैन फ्लावन विधि किस अयस्क के लिए प्रयोग की जाती है, बताइए मेरे भाई।
फैन फ्लावन विधि मेरे भाई कहिएगा सर जी सल्फाइड वाला अयस्क में। सबसे पहले तो यही याद रखिएगा, फैन फ्लावन विधि जैसा ही आ गया आप सल्फाइड को पकड़ के चलिएगा। सल्फाइड वाला किस में है सल्फाइड, कहिएगा सर जी जिंक ब्लेंड में होता है। देखिए किस प्रकार से ऑप्शन दे रखा है, जिंक ब्लेंड। इसका फॉर्मूला आपको यदि पता हो तो आप निकाल लीजिएगा आंसर, ZnS होता है इसका फॉर्मूला, यानी कि जिंक सल्फाइड क्या होता है, कहिएगा सर जी जिंक सल्फाइड होता है इसका फॉर्मूला। तो देख रहे हैं ना सल्फाइड इसमें मिक्स हो गया, तो बिल्कुल इसमें जिंक को सल्फाइड से अलग करने के लिए किस विधि का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कहिएगा सर जी फैन फ्लावन विधि। फैन फ्लावन विधि का उसी में इस्तेमाल करेंगे, उसी अयस्क में इस्तेमाल करेंगे जिसमें सल्फाइड का मिश्रण हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सल्फाइड वाला जिंक ब्लेंड में होता है, तो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे भाई देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बच गया, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, कहता है कोल गैस में होता है, यानी कोल गैस में किसका किसका मिश्रण होता है। तो भाई मेरे कोल गैस को एक और नाम से जाना जाता है, कई सर यहाँ पढ़े हैं टाउन गैस के नाम से जानते हैं। कोल गैस को हम लोग टाउन गैस के भी नाम से जानते हैं। इसमें किसका किसका मिश्रण होता है, तो बाबू मेरे ध्यान रखिएगा, एक तो होता है हाइड्रोजन का, कहिएगा सर जी H2 बिल्कुल सही है। एक मीथेन का होता है, कहिएगा सर जी CH4 बिल्कुल सही है। एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कहिएगा सर जी CO बिल्कुल सही है। और एक होता है C2H4 यानी जिसको हम लोग एथिलीन कहते हैं, तो इसका भी मिश्रण होता है। ऑप्शन देखिए कहाँ पर दे रखा है, कहिएगा सर जी CO बिल्कुल सही है। N2 नहीं होता सर, ये वाला गलत है। CON2 भाप नहीं सर, ये वाला भी गलत है। भाप वाला गलत है। यहाँ पर सर H2 बिल्कुल सही है। CH4 वैसे तो ऑप्शन यही बच गया, यही वाला हो भी जाएगा। और दे भी रखा है H2 कहिएगा हाँ सर H2 तो होता है। CH4 मीथेन कहिएगा हाँ सर मीथेन होता है। और CO कार्बन मोनोऑक्साइड कहिएगा हाँ सर जी होता है। तो मेरे बाबू यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। कोल गैस में किसका किसका मिश्रण होता है, तो इन तीनों का होता है, इसके अलावा एथिलीन का भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए तो अगले क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन कहता है यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो। अब यहाँ दोनों जनकों का कहने का मतलब माता और पिता है ना, तो माता और पिता का रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप जो है AB हो, तो उनके बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो यदि माता और पिता का AB ब्लड ग्रुप है, तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो A हो सकता है, या तो B हो सकता है, या AB भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर मेरे भाई B हो जाएगा, है ना। माता पिता का ब्लड ग्रुप यदि AB हो, तो बच्चा का A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, या AB भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अच्छा होमवर्क के रूप में, बाकी बहुत जल्द आएंगे आपका अगला क्लास। और पिछला क्लास नहीं देखें तो यहाँ पर देखिए आपको एक जो है ना प्लेलिस्ट शो हो रहा होगा, देखिए ये वाला प्लेलिस्ट, इसके ऊपर जो है आपको क्लिक कर देना है, वो आप वहाँ पर आपको सारा क्लास दिख जाएगा। और लेटेस्ट क्लास देखना है तो यहाँ पर इस वाले पे आप क्लिक कर सकते हैं। इससे पहले वाला क्लास जो भी लॉन्च किए थे यानी लाए थे, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ना, इसमें देख सकते हैं। और यदि आपको जो है चैनल सब्सक्राइब करना है, तो यहाँ पर जो गोल में चैनल का लोगो दिख रहा है वहाँ पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाद बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई।